नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सभी का थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस सब्जेक्ट के दूसरे लेक्चर में हैं, जहां पर हम लोग प्रीवियस लेक्चर को सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे कि जो कुछ भी फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था उसमें जैसे कंट्रोल मास, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम हुआ आपका, कैसे कंटिन्यूम अप्रोच को हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पर लेके आते हैं, फिर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के बीच क्या डिफरेंस है, इन दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस क्या है, सिस्टम सराउंडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ, इन सभी पोर्शन के बाद हम लोग अब इस पोजीशन पर हैं कि एक और कॉन्सेप्ट को समझें जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नया टॉपिक हमारे पास अब ये है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है। ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, और जब तक आप थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में नहीं पढ़ लेते हैं तब तक हमें आगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सिस्टम सराउंडिंग की जो आपको एप्लीकेशंस को देखना है, जहाँ पर स्टेट का रोल आएगा आपका, और स्टेट के बाद फिर प्रोसेस के बाद आपका वर्क डन पर पर्टिकुलर प्रोसेस, इसको डिफाइन जब करना होगा तो आपको इस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते समय लिखा जाता है कि आप राइट डाउन कर सकते हैं कि अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। A system is said to be in thermodynamic equilibrium if it is in. A system is said to be in thermodynamic equilibrium if it is in first, पहला thermal equilibrium, first a system is said to be in thermal equilibrium, thermodynamic equilibrium if it is in thermal equilibrium. Second, mechanical equilibrium, and third, chemical equilibrium. Third, chemical इक्विलिब्रियम। किसी सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहने के लिए तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला, वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, और वो सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है। इसमें से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो पूरे सिस्टम को मान लिया जाएगा कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि एक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का कतई मतलब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं होता है। और एक सिस्टम में हो सकता है कि हर जगह एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है टेम्परेचर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सेम हो, जिसकी वैल्यू हर जगह पर सेम मिले, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। हो सकता है कि किसी सिस्टम में बैलेंस ऑफ फोर्स है, प्रेशर है, इनका बैलेंस चल रहा हो, ये कंप्लीटली समेशन एफ समेशन पी इक्वल टू 0 हो रहा हो, तो आप उसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन किसी सिस्टम के अंदर नहीं इस वक्त एक्टिव हैं, चल रही है, सभी इक्विलिब्रियम पोटेंशियल जो है आपका इस्टेब्लिश हो गया है, तो आप बोलेंगे वो सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है। जब साइमल्टेनियसली किसी सिस्टम के अंदर तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ सेटिस्फाई होते हैं, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, तब आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। किसी सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए साइमल्टेनियसली एट ए टाइम तीनों आपके इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला थर्मल इक्विलिब्रियम, दूसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम थर्मल इक्विलिब्रियम को देखें तो क्या समझते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है, लिख सकते हैं आप, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, दैट इज इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर।
थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस ऑब्लिक प्रेशर, फोर्सेस ऑब्लिक प्रेशर। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस, इक्वलिटी ऑफ प्रेशर। केमिकल का मतलब है इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। तीनों इक्विलिब्रियम को एक साथ सेटिस्फाई होना पड़ेगा। अब आप समझिए, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर तीन इक्विलिब्रियम होते हैं जो एक साथ साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होगा, तो आप बोलेंगे सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर? सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, ये सिस्टम है। इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर का मीनिंग ये है कि सिस्टम पर आप कहीं भी थर्मोमीटर आप लगाइए, आपको टेम्परेचर इक्वल मिलना चाहिए, कहीं पर भी टेम्परेचर कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज दिस टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर, तो हर जगह टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। टेम्परेचर इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। कहीं पर भी आप देखें तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कोई भी टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर पोटेंशियल क्रिएट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये 20 डिग्री हो, इधर 19 हो, इधर 18 हो। इसका मतलब है अभी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब है अब फर्दर इसके अंदर कोई चेंजेज थर्मोडायनेमिकली, थर्मल का बेसिक मीनिंग टेम्परेचर से है जो प्रॉपर्टी इस सिस्टम में, तो अब कहीं से भी इस टेम्परेचर के चेंज होने के चांसेस नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। हर जगह का टेम्परेचर आपका सेम है पूरे सिस्टम में, तो आप बोल सकते हैं कि ये आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कोई भी सिस्टम आप लीजिए, अगर हर जगह उसका टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सेकंड है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वलिटी ऑफ फोर्स और प्रेशर। इक्वलिटी ऑफ फोर्स का कतई मतलब ये नहीं है किसी सिस्टम पर फोर्स न लगे, ये कतई इसका मतलब नहीं होता। फोर्स लग सकता है किसी सिस्टम पर, बट इस सिस्टम इक्विलिब्रियम में मैकेनिकल तभी आएगा जब ये जो फोर्स लगा है इसके काउंटर में कोई दूसरा फोर्स रहे जो इसको बैलेंस कर रहा हो, यानी इसको इक्विलिब्रियम में स्टेब्लिश कर सके। यानी आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप, डिफरेंट एक्सिस से फोर्स लग सकता है आपका। सपोज दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3। फोर्सेस इस पर कई लग सकते हैं, F4 इधर से कोई फोर्स लगा इस सिस्टम पर, दैट इज F5, या प्रेशर कोई भी लगा। बट इतना याद रखिए कि अगर इस पूरे सिस्टम को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रहना है, इसका मतलब है इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यानी समेशन ऑफ F इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स एल्जेब्रिक जब सम करें आप इसको प्लस माइनस करके, तो आपको नेट फोर्स इसका क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ये इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है हर जगह सिस्टम में टेम्परेचर सेम होना चाहिए, चाहे जितना भी टेम्परेचर हो, लेकिन हर जगह वो सेम होना चाहिए। मैकेनिकल का मतलब है फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं, प्रेशर एक्ट कर सकता है, लेकिन समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड नॉट डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द होल सिस्टम। ये आपका क्या होना चाहिए? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, समेशन F इक्वल टू 0। अब केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है किसी सिस्टम के अंदर इंटरनली केमिकल रिएक्शंस काम करती हैं। जब कुछ समय के बाद धीमे धीमे ये केमिकल रिएक्शंस स्टॉप हो जाती हैं, जब किसी सिस्टम में कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो रही होती है, यानी सभी केमिकल रिएक्शंस हो करके अपना समय खत्म कर लेती हैं, उस वक्त जो सिस्टम होता है केमिकली जब डेड हो जाता है वो सिस्टम, कोई भी उसके अंदर केमिकल पोटेंशियल ऐसा नहीं है कि जिससे उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सके, तो आप बोलेंगे वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है। दिस इज इक्वलिटी
इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल में हर जगह सेम होना चाहिए। यहां पर कोई रिएक्शन नहीं है, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं, यहां कोई रिएक्शन नहीं, यहां कोई रिएक्शन नहीं। पूरे सिस्टम के अंदर जब रिएक्शंस खत्म हो जाती हैं तो आप बोलते हो सिस्टम कैसा हो गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो तीन तरह के थर्मल इक्विलिब्रियम हैं इस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर, जिसमें से पहला आपका थर्मल इक्विलिब्रियम है, दैट इज इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है इक्वलिटी ऑफ फोर्स या प्रेशर। केमिकल इक्विलिब्रियम है तो इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। नॉर्मली जब कोई क्वेश्चन आता है कि सिस्टम इज सेड टू बी, जो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं उसमें आता है क्वेश्चन की अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो हम जल्दीबाजी में मार देते हैं कि सिस्टम है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तभी सेटिस्फाई होगा जब ये तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होंगे। एक इक्विलिब्रियम किसी सिस्टम पर है, यानी अगर ये दोनों में से कोई एक, इन तीनों में से कोई एक अगर सेटिस्फाई नहीं है तो सिस्टम इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकता है, लेकिन वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर पाएगा। सपोज केमिकल रिएक्शंस बंद हो जाएंगे, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि यहाँ पर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। केमिकल रिएक्शन हो सकता है बंद हो जाए तो केमिकल ही इक्विलिब्रियम में आ जाए, बट फोर्सेस का अनबैलेंस अगर है यहाँ पर तो आप बोलेंगे कि ये मैकेनिकली बैलेंस नहीं है, इसका मतलब ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तीन तरह के कंस्टेंट को लेके आता है, एक थर्मल कंस्टेंट है, दूसरा मैकेनिकल, तीसरा केमिकल कंस्टेंट है। जब ये तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ सेटिस्फाई होंगे तो आप बोलेंगे कि ये सिस्टम किस इक्विलिब्रियम में है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस एंड इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, या थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम को जब एक साथ हम सेटिस्फाई करते हैं, कोई सिस्टम सेटिस्फाई करता है तो वो केस बनता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का, इन तीनों इक्विलिब्रियम में। इसके बाद हम देखते हैं एक और नया टॉपिक है आपका, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। हेडिंग डालेंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ अ system. Next topic is property of system. इस टॉपिक को जरा ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में एक डिफिनेशन लिखी जाती है, जरा लिखिए डिफिनेशन पहले। डिफिनेशन यह है कि एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, एनी measurable characteristic, any measurable characteristic is known as property of the system, is known as property of the system. Any measurable characteristic is known as प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो देयर आर टू वर्ड, अगर आप देखें प्रॉपर्टी एक शब्द है आपका प्रॉपर्टी और दूसरा आपका कैरेक्टरिस्टिक। प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक दोनों अलग अलग शब्द हैं। लिखा है एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। सपोज फॉर द एग्जांपल वी हैव अ स्टूडेंट, अगर हम इस स्टूडेंट को डिफाइन करें, सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट है, अगर हम इस स्टूडेंट को डिफाइन करें तो किसी भी स्टूडेंट को डिफाइन करने के लिए हमें किन चीज़ों की हेल्प पड़ेगी। पहला, क्या डिफिनीशन हो सकती है स्टूडेंट की, इट इज गुड इन कम्युनिकेशन, दिस स्टूडेंट इज गुड इन कम्युनिकेशन। सेकेंड, height of that student. Third, what is color of shirt? और भी तमाम चीज़ें हैं जो हम इसकी एक आदमी की पहचान के लिए बता सकते हैं। सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट हमने लिया
कंसिडरेशन में और उस स्टूडेंट के बारे में हमको बताना है। देखिए ध्यान से, सिस्टम के बारे में अगर आपको कोई चीज़ बतानी है तभी वो उस चीज़ की सिस्टम की प्रॉपर्टी कहलाती है। तो अगर किसी पर्सन के बारे में कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये आदमी, ये बच्चा अच्छा कम्युनिकेट कर सकता है आपसे, या एक इसकी हाइट क्या है बताई जा सकती है। सपोज इसकी हाइट 6 फीट है आपकी, सपोज इसकी हाइट 6 फीट है, 6 फीट है, इस लड़के की हाइट 6 फीट है। हम इस लड़के के बारे में बता रहे हैं, इसने जो टी शर्ट पहना है वो सपोज ये पिंक कलर का टी शर्ट पहना है, सपोज या कॉलेज ड्रेस में है अपने पिंक कलर का टी शर्ट पहना हुआ है। और फोर्थ हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो नोज है इज लॉन्ग। ऐसे कई तमाम पैरामीटर हैं जिसको हम किसी आइडेंटिटी को बताने के लिए हम यूज कर सकते हैं। सपोज हमारे पास बॉटल ही है, ये बॉटल है आपके पास, इस बॉटल का एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो हम इसमें बता सकते हैं कि ये बॉटल की आपकी जो भी डायमीटर होगी, जो भी इस सिलेंड्रिकल बॉटल की डायमीटर है, इसकी अपनी एक हाइट होगी, इसके अंदर एक वाटर है तो कितना क्वांटिटी में वाटर होगा, और इसका एक कैप है, इसकी डायमीटर हम बता सकते हैं। तो हम इसकी पूरी एनालिसिस कर सकते हैं उसके द्वारा, और हम ये बता सकते हैं इसका कलर कितना है आपका, जो भी आपका इसका कलर है बता सकते हैं। ऐसे इस बच्चे के बारे में हम लोग बता सकते हैं। सपोज दिस स्टूडेंट इज लाइक ए सिस्टम फॉर अस, ये स्टूडेंट हमारे लिए एक सिस्टम की तरह काम करना है। ध्यान से समझिए कहना क्या चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें किसी भी सिस्टम को बताने के लिए, सिस्टम की पहचान कराने के लिए हेल्पफुल होती हैं, जितनी भी चीज़ें जो किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए आपकी हेल्प करती हैं, वो सब चीज़ें एक सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक कहलाती हैं। हर वो चीज़ जो हेल्प कर सके किसी सिस्टम को डिफाइन करने में। आप इस बच्चे को डिफाइन कर रहे हैं तो उस बच्चे के टी शर्ट का या कलर, शर्ट के कलर को देख करके, उसकी हाइट को देख करके, उसके कम्युनिकेशन स्किल को देख करके, तमाम उसकी नाक को अगर आपको देख रहे हैं लंबी है तो आप उस आदमी को समझ जाएंगे ये पर्टिकुलर पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है। हर वो चीज़ जो इस किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए आपकी हेल्प कर सकती है, वो हर चीज़ उस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं कहलाती है। प्रॉपर्टी बनने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हर वो कैरेक्टरिस्टिक जो मेजरेबल हो, किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए यूज की जाने वाली हर वो कैरेक्टरिस्टिक जो उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप मेजर कर सकते हैं, वो उस सिस्टम की प्रॉपर्टी बनेगा। अदरवाइज वो कैरेक्टरिस्टिक बन के रह जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल में आप देखिए गुड कम्युनिकेशन स्किल, कोई डिवाइस इसमें नहीं है जिसको आपको कम्युनिकेशन स्किल कैसा है इसकी कोई यूनिट दे सके कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की कोई यूनिट आपको नहीं बताया जा सकता है कि कितना इतना अमाउंट में कम्युनिकेट कर रहा है, इतने कम अमाउंट में कम्युनिकेट कर रहा है। ऐसे कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई बना नहीं है। ऐसे हाइट 6 फीट, इसका मतलब आपने 6 फीट कहां से मिला? इसका मतलब आपने एक स्केल यूज किया, मेजर कर लिया। इसका मतलब है ये मेजरेबल है, आपका मेजरेबल है, ये आपका मेजरेबल है। अगर ये मेजरेबल है इसका मतलब है ये गुड कम्युनिकेशन इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इस बच्चे की, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन हाइट ये कैरेक्टरिस्टिक तो है इस सिस्टम की, इस बच्चे की, खास करके ये मेजरेबल है, इसलिए ये इसकी प्रॉपर्टी बन जाएगा। कलर ऑफ द शर्ट पिंक, कितना पिंक है हम बता नहीं सकते कितना पिंक है, कितना इसका कलर कितना पिंक है ये हम नहीं बता सकते हैं। हमको मालूम है पिंक है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी पहचान कराने में कहीं ये खड़ा होगा तो हेल्प करेगा, कहीं ये खड़ा हो तो आप बता देंगे पिंक कलर का शर्ट पहना, तो आपका फोकस इस बच्चे पे जाएगा। बट चूंकि ये मेजरेबल नहीं है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का बेसिक मीनिंग क्या है मेजरेबिलिटी में? डायरेक्टली का मतलब है कोई डिवाइस आपने बनाई हुई है और उसको आपने लगा लिया। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर गैस से आप मेजर डायरेक्टली कर लेंगे। अब कुछ इंट्रॉपी के लिए कोई डिवाइस नहीं बनी हुई है तो इंट्रॉपी को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, आप उसके लिए फार्मूला का यूज करेंगे, तो उसे इनडायरेक्ट मेजरमेंट बोलते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब किसी डिवाइस के थ्रू मेजर कर लीजिए, तो कितना पिंक है ये न किसी डिवाइस से मिलने वाला है और न तो ये किसी फार्मूले से मिलने वाला है। इसलिए ये क्या है उस सिस्टम की
कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है। नोज इज लॉन्ग, यस, आप इसकी लंबाई नाप सकते हैं, नाक की कितनी इसकी लंबाई है, इसका मतलब है अगर ये मेजरेबल है, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सिस्टम की क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी। इसीलिए इसकी डिफिनेशन में लिखा गया प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम में, एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक। सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जितनी भी चीजें उस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हेल्प कर सके सभी क्या कहलाएंगी, सभी कैरेक्टरिस्टिक कहलाएंगी। लेकिन उस कैरेक्टरिस्टिक में जितनी चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर की जा सकती हैं, मापी जा सकती हैं, वो इस सिस्टम की क्या कहलाएंगी, प्रॉपर्टी कहलाएंगी। तो किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी होने का मतलब है कि वो चाहे मेजरेबल होगा, चाहे डायरेक्टली मेजरेबल किया जाए, मेजर किया जाए, चाहे इनडायरेक्ट मेजर किया जाए, वो मेजरेबल होना आवश्यक है। हर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं बन सकता है, लेकिन हर प्रॉपर्टी एक सिस्टम की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। सीधा सा स्टेटमेंट है कि एवरी कैरेक्टरिस्टिक कैन नॉट बी द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, बट एवरी प्रॉपर्टी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम। टैग लाइन पे आप लिख सकते हैं नोट करके कि एवरी कैरेक्टरिस्टिक, नोट करके आप लिख सकते हैं कि एवरी कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, क्योंकि हर कैरेक्टरिस्टिक को आप मेजर नहीं कर सकते हैं, भले ही वो उसके बारे में हेल्प कर रहा हो सिस्टम की डिफिनीशन को बताने में। एवरी कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, बट एवरी प्रॉपर्टी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम। एवरी प्रॉपर्टी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम। एवरी कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। अब प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी को दो तरह से डिवाइड किया गया है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। प्रॉपर्टी को बेसिकली दो तरह से इस प्रॉपर्टी को डिवाइड किया गया है, या इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, राइट डाउन, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज extensive property. First is extensive property. The property of system has two types. First is extensive property, and second is intensive property. Intensive properties. First is extensive property and second is intensive property. इसमें भी कई कन्फ्यूजन है, इसलिए इसको हम लोग जो डिटेल में पढ़ेंगे इन प्रॉपर्टीज़ को कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो दो तरह से प्रॉपर्टी को डिवाइड किया गया है, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव। तो प्रॉपर्टी क्लियर है, एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। अब दो तरह से बांटी गई है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, दूसरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? पहली हेडिंग अगर हम लोग डालेंगे तो दैट इज व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? फर्स्ट हेडिंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड लिखेंगे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम which directly depend on, property of the system which directly depend on mass, property of system which directly depend on mass or extent of the system which directly depend upon mass or extent of the system, and important line, and if system collapse, and if system collapse, and if system collapse, extensive property
become 0. If system collapse, extensive property become 0. If system collapse, extensive property become 0. तो डिफिनेशन हमने लिखा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. क्या लिखा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में कि द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन डायरेक्टली डिपेंड ऑन मास एंड एक्सटेंट ऑफ सिस्टम. यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप डायरेक्टली ऐसे ही नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि मास डिपेंडेंट होती है, दैट इज मास डिपेंडेंट. और दूसरी कंडीशन साइज डिपेंडेंट. मास एंड साइज अगर डिपेंडेंट कोई प्रॉपर्टी है, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में मास और एक्सटेंट ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करता है. सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, ये दिस इज सिस्टम. सिस्टम का मतलब है एनीथिंग जो हम पढ़ना चाहते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, जो इसके अंदर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा और एक बाउंड्री से बंधा होगा, उसे आप सिस्टम बोलते हैं. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसको पढ़ा था. तो अगर कोई प्रॉपर्टी सिस्टम की मास पर डिपेंड करती है, सिस्टम के इस सिस्टम की साइज पे डिपेंड करती है, इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. सब उसमें से सब सपोज एग्जांपल के तौर पर हमने मास ले लिया, तो मास तो सिस्टम का मास पे डिपेंड कर ही रहा है. आपका वॉल्यूम हुआ आपके लिए, सपोज वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम भी आपका सिस्टम की साइज पे डिपेंड करता है. कितनी जैसी साइज होगी वैसा उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा. तो वॉल्यूम हुआ, मास हुआ, ये सभी मास और साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है. तो मास, वॉल्यूम, ये सभी कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे दोनों, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. क्योंकि इनका डायरेक्टली इनका संबंध है इस सिस्टम के मास से और इस सिस्टम के एक्सटेंट से, इसकी साइज से डायरेक्टली इसका लिंकअप है. दैट इज मास एंड वॉल्यूम. जितनी भी एनर्जी है, सपोज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv². दिस इज डिपेंडेंट ऑन मास. यानी कोई प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करेगी, कौन सी कैटेगरी में आएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में. तो जितनी भी ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी आपकी है, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल mgh, देयर इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ मास. इसका मतलब है ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो भी एनर्जी के जितने भी फॉर्म होते हैं वो सभी कौन सी प्रॉपर्टी बनाती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. मास, वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इट इज मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी. मॉलिक्यूलर का मतलब है डिपेंडेंट ऑन मास. तो मॉलिक्यूलर एनर्जी है तो आपका इंटरनल एनर्जी भी आपकी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. entropy, this is molecular randomness. It is property, but किस टाइप की प्रॉपर्टी है, मॉलिक्यूलर रैंडमनेस. का मतलब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का होने का मतलब है आप सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर पर रिलायबल है. इसका मतलब है आप सिस्टम के किस पे, मास पर रिलायबल है. इसका मतलब ये सिस्टम के मास पे डिपेंड करता है. इस सिस्टम के मास पे डिपेंड करता है, इसका मतलब प्रॉपर्टी कैसी आ जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इसका मतलब ये है कि मास, वॉल्यूम, किसी भी तरह की एनर्जी, आपकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, यहाँ तक कि एंट्रोपी भी आपकी किस पार्ट में है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में है. तो आप एग्जाम्पल के तौर पर 3-4 चीज़ें आप लिख सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं, दैट इज मास, वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी. आप एनर्जी लिखिए, ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रॉपर्टी. और कौन सी प्रॉपर्टी है, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सिस्टम के सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी सिस्टम के एक्सटेंट और मास पे डिपेंड करता है. लेकिन जो दूसरी डिफिनीशन है ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या है वो, कि अगर सिस्टम कोलैप्स करता है, कोलैप्स करने का मतलब है कि सिस्टम ऐसे कोलैप्स करते करते एक पॉइंट बना देता है, अगर उसके बावजूद भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर जाए तो इसका मतलब है कि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होगा.
सिस्टम कोलैप्स होने का मतलब ये सब कुछ खत्म हो जाए, कोलैप्स कर जाए। तो कोलैप्स करके क्या बन जाएगा, अगर इसको कोलैप्स आप करेंगे तो ये कम होते होते क्या बना देगा, एक पॉइंट बन जाएगा। इट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट। क्या किसी पॉइंट पर मास होगा? व्हाट इज द मास ऑफ दिस पॉइंट? 0। मास ऑफ द पॉइंट इज, मास ऑफ द पॉइंट इज 0। यानी कहने का मतलब है इस पॉइंट पर जब कोई मास ही नहीं है, व्हाट इज द एनर्जी एट दैट पॉइंट? काइनेटिक एनर्जी 0। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? 0। इसमें जब सिस्टम कोलैप्स किया, कोलैप्स करने का मतलब खत्म हो जाए सिस्टम, अपना एग्जिस्टेंस, इसकी साइज खत्म होकर के 0 बन जाए साइज, और वो पॉइंट बन जाए, तब अगर प्रॉपर्टी 0 हो गई तो इसका मतलब प्रॉपर्टी इसके साइज पे डिपेंड कर रही थी। क्योंकि सिस्टम कोलैप्स होने का मतलब क्या, रिड्यूस हो रहा है, उसकी एक्सटेंड रिड्यूस हो रहा है, उसकी साइज रिड्यूस हो रही है। और अगर साइज उसकी रिड्यूस हो रही है और खत्म होकर के पॉइंट बन रही है, और जैसे वो पॉइंट बना वो प्रॉपर्टी जो अभी थी अभी क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किस चीज पे डिपेंड कर रही थी, इसकी साइज पे डिपेंड कर रही थी। तो सिस्टम जब कोलैप्स करे और एक पॉइंट बन जाए और उस पॉइंट पर उस प्रॉपर्टी को आप नहीं पा सके, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी कौन सी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मास, आपका काइनेटिक एनर्जी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी हुआ, इंटरनल एनर्जी हुआ, ये पर्टिकुलर जब सिस्टम कोलैप्स करके पॉइंट बनाता है तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। इसलिए ये सभी प्रॉपर्टी किसमें आती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बाद अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं जिसका नाम है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आपने लिखा था कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज और मास या एक्सटेंट ऑफ साइज और उसके मास पे डिपेंड करती है, तो आप उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लिया डेफिनेशन लिखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। द प्रॉपर्टी विच, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच इज इंडिपेंडेंट, which is independent on size and mass of the system, which is independent on size and mass of the system, size and mass of the system. This is known as intensive property, is known as intensive property। and अब important line है, and when system collapse, when system collapse, the intensive property never become 0। underline this word, when system collapse, intensive property नेवर बिकम 0। जब सिस्टम कोलैप्स करता है तो कभी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी 0 नहीं होती है। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ 2 फैक्टर, दैट इज मास एंड साइज। अगर कोई सिस्टम मास और साइज से इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी सिस्टम के मास और साइज पर कोई प्रॉपर्टी डिपेंड ही न करती हो, तो आप ऐसी प्रॉपर्टीज को इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कोई भी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास, उस सिस्टम के साइज पे डिपेंड न करती हो, उससे आप क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कि किस सिस्टम के मास और साइज से इंडिपेंडेंट है, दैट इज आई फॉर इंडिपेंडेंट। आप समझिए, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, मास एंड साइज। जब आप किसी सिस्टम के मास और साइज से कोई प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होती है तो आप बोलते हैं कि वो उस सिस्टम के लिए क्या बन जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। फॉर एग्जांपल, और आप समझिए ध्यान से इंटेंसिव प्रॉपर्टी को, और एक स्टेटमेंट यूज किया गया नोट में, क्या कि जब सिस्टम कोलैप्स करता है और बिकम ए पॉइंट,
द इंटेंसिव प्रॉपर्टी नेवर बिकम जीरो। जब सिस्टम कोलैप्स करे, कोलैप्स करने का मतलब क्या है, उसकी साइज खत्म होकर के रिड्यूस होकर के पॉइंट बन जाए, खत्म हो जाए वो सिस्टम, उसके बावजूद उस प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस हो तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आप एक और थोड़ा सा एग्जांपल हम बढ़ाते हैं, थोड़ा देखिए। सपोज हमारे पास एक कमरा है, दिस इज रूम, सपोज जिसमें हम लोग हैं इस वक्त, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये रूम आपके पास है, दैट इज रूम। इसमें हमने पूरे कमरे को, सपोज द प्रेशर इज P, जितनी भी जो भी आपका यहाँ अंदर प्रेशर है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ का जो प्रेशर है P है, जो भी इस वक्त का टेम्परेचर है हम लोग जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज T, जो क्लास चल रही है दैट इज एट ए प्रेशर P एंड दिस इज टेम्परेचर T। इस कमरे का अपना एक डायमेंशन है जिससे इस कमरे का अपना वॉल्यूम होगा, इसके अंदर जो भी एयर है इसका अपना एक मास होगा। इतनी प्रॉपर्टीज पर हम फोकस करते हैं, दैट प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड मास। सपोज अब इस कमरे को हम लोग एक पार्टीशन डाल दिया, लेट देयर इज ए पार्टीशन इन द रूम। अब हमने इस कमरे में बीचों बीच हमने इसमें क्या कर दिया, एक पार्टीशन डाल दिया। अब पार्टीशन डालने से हमें ये चेक करना है कि आपने क्या कर दिया, इसकी साइज को चेंज कर दिया, पूरा कमरे को आपने दो भागों में बांट दिया, दैट इज वन पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट। अब हमको ये चेक करना है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इस सिस्टम की साइज पे डिपेंड करती थी। अगर आप देखें जो साइज पे डिपेंड करेंगे वो प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, दोनों भागों में बढ़ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस कमरे का प्रेशर अगर P है तो अगर आप इस पे पार्टीशन डाल देंगे तो यहाँ वाला बैठा हुआ आदमी भी वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील करेगा जो इस साइड बैठेगा। इसका मतलब है प्रेशर इस पार्टीशन के डाल देने से डिवाइड नहीं हुआ। जो टेम्परेचर इस वक्त कमरे में इस साइड बैठा हुआ आदमी फील करेगा वही इसके राइट साइड में बैठा हुआ आदमी फील करेगा। यानी प्रेशर इस साइड का भी P है, सपोज वन साइड का, इसका साइज इस साइड भी T1 है, तो यहां भी प्रेशर इस साइड बैठे हुए आदमी को कैसा फील होगा, प्रेशर वही फील होगा P1 और टेम्परेचर T1। लेकिन इस कमरे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, दैट इज इस कमरे का वॉल्यूम V/2 हो जाएगा, इस कमरे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा V/2। इसके अंदर जो एयर है वो दो भागों में बढ़ जाएगी, M/2, इधर से मास हो जाएगा इसका मास M/2। यानी क्लियरली इस छोटे से एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि इसी में देखिए साइज को चेंज कर दिया गया तो दो प्रॉपर्टी ऐसी निकल के आई जो इस सिस्टम की साइज पे डिपेंड ही नहीं कर रही थी। जो इस साइड भी P है अभी भी P है, इसका मतलब है ये साइज पे डिपेंड नहीं करती है। आप 10 पार्टीशन ऐसे डाल दीजिए, हर जगह का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, हर जगह का टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। लेकिन वॉल्यूम आधा हो गया और मास आधा हो गया, इसका मतलब है वॉल्यूम और मास इस साइज पर डिपेंड कर रही थी। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसकी मास और इसकी साइज पर डिपेंड कर रही। तो ये दोनों प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो इसके साइज पे डिपेंड नहीं कर रही थी ये आपकी इंडिपेंडेंट ऑन साइज एंड मास है, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहां पर दो देखें, दो बेसिक प्रॉपर्टी आपका है, दैट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये सभी क्या है आपकी, दोनों प्रेशर एंड टेम्परेचर, नॉट वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये दोनों आपका किस में है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का पार्ट है। अब एक और चीज इसमें समझने के ये है कि ठीक है कि ये कमरे के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, हर जगह प्रेशर बराबर है, टेम्परेचर सेम है, इसलिए हमने कहा कि ये इंडिपेंडेंट साइज एंड मास है। तो आप बोल सकते हैं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर दो बेसिक प्रॉपर्टी थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तीन बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसमें से एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो वॉल्यूम है आपका किसमें चला गया, एक्सटेंसिव के पार्ट बन गया, और दो आपका किसमें है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब जरा समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम कोलैप्स। सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, ये सपोज हमारे पास एक सिस्टम है। अब ये सिस्टम है, इसका प्रेशर है आपके पास, मान लीजिए समथिंग P, इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है इसका प्रेशर जो है P है। सपोज अगर मान लीजिए कि ये प्रेशर P पर है, अब ये इसको आप क्या करिए, कोलैप्स करा दीजिए सिस्टम को। अगर ये कोलैप्स कर गया तो क्या बना देगा, एक पॉइंट, और प्रेशर किसी पॉइंट पर डिफाइन होता है, प्रेशर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट।
टेम्परेचर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। इसका मतलब है कि इस सिस्टम के कोलैप्स हो जाने से, खत्म हो जाने से भी ये प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी की, ये सिस्टम, इसके सिस्टम के साइज पर ये प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं कर रही थी। दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द सिस्टम। ये खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका? पॉइंट बनेगा। और ये पॉइंट बनेगा अगर, तो प्रेशर क्या पॉइंट पे डिफाइन होता है? यस, प्रेशर इज डिफाइंड एट पर्टिकुलर पॉइंट। प्रेशर इस पॉइंट पे कितना होगा? ये स्ट्रेस, सपोज देखिए आप पूरा सिस्टम इसको कोलैप्स करा दीजिए। आप स्ट्रेस को अगर आप देखें तो पूरा सिस्टम आप कोलैप्स करा दीजिए, एक पॉइंट बन जाए सिग्मा। स्ट्रेस इज डिफाइंड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। यानी प्रॉपर्टी कोलैप्स होकर सिस्टम खत्म भी हो जा रहा है तो पॉइंट बन जाने के बावजूद भी वो प्रॉपर्टी सिस्टम पर, वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी इस सिस्टम की साइज पे डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। स्ट्रेस हुआ आपका, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि स्ट्रेस इज डिफाइंड पर्टिकुलर पॉइंट। प्रेशर कौन सी प्रॉपर्टी है? इस वाले एग्जांपल से आप छोड़िए, यहां से समझिए कि प्रेशर इज डिफाइंड एट पर्टिकुलर पॉइंट। प्रेशर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होता है? डिफाइन होता है। इसलिए आप क्या बोल सकते हैं? प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सिस्टम कोलैप्स करके जीरो हो गया तब भी ये प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्ट कर रही है। टेम्परेचर एट पर्टिकुलर पॉइंट, टेम्परेचर इज एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो टेम्परेचर अगर आप एवरेज देखें तब भी आप सिस्टम का टेम्परेचर बोलते हैं, तो पर्टिकुलर पॉइंट का टेम्परेचर को सिस्टम का टेम्परेचर, वही कंटिन्यू अप्रोच आपको ला करके आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट, लोकेशन का टेम्परेचर क्या कर सकते हैं? पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बोल सकते हैं। तो है तो लोकेशन का टेम्परेचर ही, इसका मतलब है पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट के द्वारा आप उस सिस्टम की साइज को खत्म करने के बाद भी उस प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस स्वीकार कर सकते हैं। दैट इज टेम्परेचर पर्टिकुलर पॉइंट, प्रेशर एट पर्टिकुलर पॉइंट, स्ट्रेस एट पर्टिकुलर पॉइंट। ये खत्म भी हो जाए तो आपका क्या बन जाएगा? तब भी वो प्रॉपर्टी खत्म नहीं होती। जैसे मास और वॉल्यूम में था, अगर यही खत्म हो जाए तो मास क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो। यानी सिस्टम की प्रॉपर्टी साइज खत्म होते ही खत्म हो गई। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ए पॉइंट जीरो। इसका मतलब है साइज खत्म होते ही उसकी वॉल्यूम भी क्या हो गया? जीरो। यानी जो प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर रहे हैं वो सिस्टम के कोलैप्स होते ही खत्म हो गई, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि वो उसके साइज पे डिपेंड कर रही थी। लेकिन ये प्रॉपर्टी, प्रेशर, टेम्परेचर, आपका स्ट्रेस, ये जितनी भी तीनों प्रॉपर्टी हैं ये इसके साइज पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। सिस्टम खत्म होगा, प्रेशर आपका एक पॉइंट बनेगा, स्ट्रेस इज डिफाइंड एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो आप पॉइंट पर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी सिस्टम की साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का बेसिक डिफरेंस है कि अगर सिस्टम कोलैप्स करे, वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, इसका मतलब वो साइज पे डिपेंड कर रही थी। इसका मतलब है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बना देगा। दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो मास हो आपका, या कोई भी किसी फॉर्म की एनर्जी हो, आपकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटर एनर्जी कोई भी हो। और अगर प्रेशर और टेम्परेचर की बात हम करेंगे तो आप इस रूम के एग्जांपल समझ सकते हैं, और आप यहां से भी समझ सकते हैं सिस्टम कोलैप्स करा करके कि आप पर्टिकुलर पॉइंट क्या ये प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन हो रही है, इसका मतलब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। अब जरा एक एग्जांपल है, सपोज हम डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी, हम डेंसिटी की बात करते हैं, और डेंसिटी को अगर आप देखें तो डेंसिटी को डिफाइन किया गया है, दैट इज मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं और हम लिखते हैं कि दिस इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द सिस्टम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम। तो आप लिख सकते हैं दैट इज मास ऑफ द सिस्टम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द सिस्टम। आप यहाँ एग्जांपल के तौर पर प्रेशर है, टेम्परेचर है, और आप स्ट्रेस भी आप डाल सकते हैं। स्ट्रेस भी आपकी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो डेंसिटी को अगर आप डिफाइन करना चाहें, डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है? डेंसिटी एक मास अपॉन वॉल्यूम है। तो एक बेसिक डिफिनेशन बना दी गई है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक डिफिनेशन ये भी है, द रेशियो ऑफ, लिख दीजिए इसको, राइट डाउन करिए, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव property is a intensive property. The ratio of two extensive property is intensive property. ऐसा डिफाइन किया जाता है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर हैं, उनका रेशियो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। इट मीन्स
बाय द रूल डेंसिटी क्या होना चाहिए, मास क्या है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि साइज पे डिपेंड करता है, एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है डेंसिटी, और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या बन जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी इसके अंदर डेंसिटी भी आप डाल सकते हैं, डेंसिटी भी आप डाल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि डेंसिटी भी कौन सी प्रॉपर्टी है, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट लॉजिक क्या है इसके पीछे, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जा देखिए ध्यान से। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जो हम लोगों ने डिफाइन किया है, दैट इज रो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम, अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर सिस्टम कोलैप्स करता है, बाय द डेफिनेशन सिस्टम कोलैप्स करेगा तो मास क्या करेगा, पॉइंट बनेगा, यानी मास 10 to 0। अगर सिस्टम कोलैप्स करता है, जिस सिस्टम के लिए आप डेंसिटी की डिफाइन कर रहे हैं, अगर वो सिस्टम, सपोज दिस इज सिस्टम, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सिस्टम, तो अगर आप यहां पर डिफाइन कर रहे हैं तो आप देखिए इसके अंदर जो भी मास है, जब सिस्टम कोलैप्स करेगा, खत्म होगा, तो एक पॉइंट बनेगा। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट मास क्या होता है, 0 होता है। और इसी जब सिस्टम कोलैप्स करता है तो ये भी टेंड टू क्या करेगा, 0, क्योंकि दोनों ही साइज पे डिपेंडेंट है। एंड 0/0 की केस बन रही है, दिस टेंड टू 0 एंड दिस टेंड टू 0। एंड मैथमेटिक्स के हिसाब से 0/0 की, जो 10 to 0 की केस है, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब है कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये डेंसिटी की एक वैल्यू मिलेगी आपको। इसका मतलब है सिस्टम के कोलैप्स हो जाने के बावजूद किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इस डेंसिटी का अस्तित्व बरकरार है। इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डेंसिटी एग्जिस्ट करती है। सिस्टम के कोलैप्स हो जाने के बावजूद कोई प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट करती है, वो उसको किस कैटेगरी में रखना पड़ेगा आपको, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसीलिए डेंसिटी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप ये रेशियो आप टू एक्सटेंसिव को बोल सकते हैं, बट वो कॉन्सेप्ट ये है, दैट इज m टेंड टू 0 व्हेन सिस्टम कोलैप्स, v टेंड टू 0, और दोनों का 10 to 0 अगर आप रेशियो करेंगे तो मैथमेटिक्स में आप कैलकुलेशन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर 0/0 की केस सेटिस्फाई होगी और एक डेंसिटी की एक वैल्यू मिलेगी। यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तो है ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इसलिए सिस्टम के कोलैप्स हो जाने के बावजूद अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसका मतलब है कि वो उस सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो प्रेशर, टेम्परेचर, स्ट्रेस, डेंसिटी, ये सभी कौन सी प्रॉपर्टी का पार्ट होंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मास, वॉल्यूम, ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सभी किसका पार्ट होंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सभी चूंकि मास डिपेंडेंट है, साइज डिपेंडेंट है, ये सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का पार्ट बनेंगे। अगर कोई ये कहीं पर स्पेसिफिक वर्ड बन गया, सपोज स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी की बात कर दिया उसने, सपोज स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो क्या होता है, स्पेसिफिक वर्ड का मतलब होता है पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। इसका मतलब है स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी का मतलब है, काइनेटिक एनर्जी सपोज दिस इज हाफ mv², यानी m पर यूनिट मास का मतलब है हाफ mv² अपॉन m, m से कैंसिल, यानी दिस बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी में आ जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा। यानी मास और साइज पे डिपेंड करना बंद हो गया। इसका मतलब है ऑल द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर काइनेटिक एनर्जी एक्सटेंसिव है तो स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंटेंसिव हो जाएगी। अगर स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटेंसिव है, जबकि इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका, एक्सटेंसिव है, क्योंकि मास और साइज पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन स्पेसिफिक वर्ड लगा दिया, इसका मतलब आपने मास को डिवाइड करके उसको क्या है, इंडिपेंडेंट बना दिया मास से। इसका मतलब वो क्या बन गया आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपका ऑल द, लिखिएगा नोट, ऑल द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी or all the specific quantity, all the specific form of energy, all the specific form of energy or अथवा all the specific quantity in thermodynamic, specific quantity in thermodynamics is the intensive property, is a intensive property
एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, और जितनी भी स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है उसे स्मॉल लेटर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये ट्रेडिशन है। दैट इज सपोज एंट्रोपी को आप अगर S लिख रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक एंट्रोपी को ऐसे आप शो करेंगे। एंथैल्पी को अगर आप कैपिटल H लिख रहे हैं तो स्पेसिफिक एंथैल्पी ऐसे लिखी जाएगी। दैट इज स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये एंथैल्पी इज व्हाट? एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस PV। दैट इज U इज इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स का मतलब मास, इसका मतलब है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का समेशन, इसका मतलब ये भी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आप उस जो भी एग्जांपल आपने लिखा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, उसमें ऐड कर लेंगे कि एंथैल्पी इज आल्सो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट स्पेसिफिक एंथैल्पी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्योंकि जैसे ही आपने मास डिपेंडेंट कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया उसको, वैसे ही वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। प्रॉपर्टी पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। जैसे आप राइट डाउन करिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, regarding property. Some important point regarding property. Some important points regarding property. हम लोगों को प्रॉपर्टी, चाहे वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो चाहे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो, ये किसी भी प्रॉपर्टी के लिए है। उसके बाद हम लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्रॉपर्टी के लिए, कुछ इसकी प्रॉपर्टी की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ अपना इसका एक पॉइंट्स हैं, जिसमें हमको पहला पॉइंट ये देखना है कि प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी इज अ पॉइंट फंक्शन। प्रॉपर्टी इज ए पॉइंट फंक्शन, चाहे वो इंटेंसिव हो चाहे एक्सटेंसिव कोई प्रॉपर्टी हो, यो एक पॉइंट फंक्शन है। और जितनी भी क्वांटिटीज थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पॉइंट फंक्शन होती हैं, ऑल ऑफ देम आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। सेकेंड पॉइंट, प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। Properties are exact differential. And most important third point, कि all the properties are independent of the past history. Properties are point function, properties are exact differential, यानी आप इसे D लिखेंगे, D समथिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनल एनर्जी को तो DU से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंथैल्पी है DH आप लिख सकते हैं। ये सभी चाहे एक्सटेंसिव हो चाहे इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो, आप उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट फंक्शन है, यानी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये डिपेंड करती हैं। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट हिस्ट्री, यानी प्रॉपर्टीज कोई भी किसी पॉइंट पर अगर डिफाइन है, वो प्रॉपर्टीज
इस पास्ट हिस्ट्री यानी उस प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस कैसे है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वो प्रॉपर्टी कैसे उस पोजीशन पर पहुंची है। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ है और इसमें हमने बोला कि सपोज दिस एक्सिस इज प्रेशर एक्सिस एंड दिस इज वॉल्यूम एक्सिस, ये हमारे पास है, और हमने कहा कि एट ए पर्टिकुलर टाइम सपोज वी आर एट दिस पोजीशन ए, यानी हमने बताया कि यहाँ का प्रेशर सपोज 2 बार है और इसका वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब, दिस इज प्रेशर इन बार, यानी पॉइंट ए का जो प्रेशर है दैट इज 2 बार एंड इट्स वॉल्यूम इज 3 मीटर क्यूब, और आप ग्राफ पर यहाँ पहुँच गए। अब आप ध्यान से समझिए, सपोज कि वॉल्यूम आपका एक प्रॉपर्टी है दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और प्रेशर आपका दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी प्रेशर आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी और वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो दोनों प्रॉपर्टी आपके पास है। इसमें हमने कहा कि एट ए पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ए पर जब है पोजीशन सिस्टम, उस वक्त उसका प्रेशर 2 बार, उसका वॉल्यूम कितना है 3 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। तो इसका मतलब ये है कि अब एट ए टाइम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जा रही है। अब आप ये नहीं कि ये 2 बार कहाँ से आया है, हो सकता है ये किसी प्रोसेस से आया हो सकता है इसके पहले की कोई रहा हो, पहले 4 बार हो, फिर ये एक्सपेंड किया हो सकता है प्रेशर पहले कितना हो 4 बार हो, ये सिस्टम का प्रेशर 4 बार हो और उसके बाद वो क्या किया हो, एक्सपेंड किया हो। सपोज आपके पास मान लीजिए ये आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, बहुत फेमस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आपको हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता हुआ मिलेगा। यहाँ पर मान लीजिए शुरुआत में कोई गैस भरी हुई है, सपोज इसमें कोई गैस है और इस गैस का जो प्रेशर है दैट इज 4 बार एंड नाउ द वॉल्यूम इज 4 मीटर क्यूब, दिस इज वॉल्यूम। अब इस गैस को एक्सपेंड करने दीजिए आप। अगर गैस एक्सपेंड करती है तो प्रेशर क्या करेगा, इसका डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा और वॉल्यूम क्या होगा, जैसे जैसे आप इधर ले जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम कैसा बढ़ेगा। यानी अगर ये 2 सपोज ये 2 मीटर क्यूब है तो वॉल्यूम हो सकता है बढ़ के 3 मीटर क्यूब हो जाए किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, और प्रेशर घट करके जब प्रेशर डिक्रीज कर रहा है हो सकता है 2 बार हो जाए। यानी अगर आपने बोला कि एट ए पॉइंट ए द पोजीशन इज 2 बार एंड 3 मीटर क्यूब, तो ये हो सकता है ऐसे आया हो, बट ये प्रॉपर्टी पॉइंट 2 बार एट 3 मीटर क्यूब ये इस पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करती है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जब भी आप थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की बात करें, चाहे कोई भी इंटेंसिव एक्सटेंसिव हो, वो जिस वक्त डिफाइन की जाती है वो उसके अतीत पर निर्भर नहीं करता है। हमने कहा कि इस पोजीशन पर पर्टिकुलर टाइम पर प्रेशर 2 बार और 3 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है कि ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि 2 बार आया कैसे, इसका कुछ भी अतीत हो, प्रॉपर्टी का मतलब है एट ए पर्टिकुलर टाइम ये पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करेगा। हो सकता है इसकी पास्ट हिस्ट्री हो, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी के जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें ये है कि ये पास्ट हिस्ट्री का इंडिपेंडेंट होता है। इसका कतई मतलब नहीं है कैसे आया है वहां पर पोजीशन, किसी भी तरह से पहुंचा हो, यहां से डिफरेंट तरीके हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंचने के, तो किसी भी तरीके से आया हो, लेकिन जब हमने बोला कि यहाँ 2 बार है और वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब है, इसका मतलब हमने उस पॉइंट की प्रॉपर्टी को बता दिया। अब ये कैसे 2 बार आया, कैसे 3 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया, इसके कोई भी तरीका हो, इससे इस प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं है। सिस्टम डिफाइन हो चुका है, इसका प्रेशर 2 बार, इसका वॉल्यूम कितना है 3 मीटर क्यूब है। तो प्रॉपर्टी कभी भी पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री हो भी सकती है कि आपका यहां से पोजीशन से आप यहां पहुंचे,
लेकिन ये पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता, पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी गई तो प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाती है। ये इस बात से निर्भर नहीं करता कि कहाँ से आप इस प्रॉपर्टी को पाए हैं, कैसे इस पोजीशन पर आप पहुंचे हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने हैं, दैट इज प्रॉपर्टी इज ए पॉइंट फंक्शन, प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल du dh, जो भी आप एंट्रोपी का फॉर्म लिखना चाहते हैं कोई प्रॉपर्टी है आप डिफरेंशियल लगाइए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री डिपेंड का मतलब है आप इस पोजीशन पर पहुंचे कैसे हैं, इस पोजीशन पर पहुंचने के पीछे के इतिहास पर हमको नहीं जाना है, ये प्रॉपर्टी की अपनी सीमा है। तो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आते रहते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को लेकर कौन से स्टेटमेंट सही हैं, इसमें से डाल देगा प्रॉपर्टी इज ए पाथ फंक्शन, तो प्रॉपर्टी वही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी चाहे वो पॉइंट, चाहे वो एग्जैक्ट हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज आपका एक्सटेंसिव हो, चाहे इंटेंसिव है, वो सभी कैसे होते हैं, पॉइंट फंक्शन होते हैं। तो यही एक स्टेटमेंट आपको गलत दे देगा और सबको सही कर देगा, तो आपको यहाँ टिक करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, पॉइंट का मतलब है पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन है। प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंस का मतलब आपको अगर डिफरेंस लेना हो तो आप एग्जैक्टली डिफरेंस ले सकते हैं। ज्यादा मैथमेटिकल अप्रोच डिफरेंस का मतलब ये है कि dx का मतलब है x2 माइनस x1। आप ये डिफरेंशियल अमाउंट ना समझिए इसको, दैट इज डिफरेंस का मतलब है x2 माइनस, आपने एग्जैक्टली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप, x2 माइनस x1 को डायरेक्टली आप घटा सकते हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ दैट d, जो हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज कर रहे होते हैं। हम समझते हैं ये मैथमेटिकली डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल एग्जैक्ट का डिफरेंशियल का मीनिंग नहीं है, दिस इज डायरेक्टली x2 माइनस x1।